क्लास 11th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थर्ड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस लेक्चर के स्टार्टिंग में हम सेल के थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो टॉपिक हैं, जो हेडिंग हैं, उनको बहुत ही ईजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, जिसका नाम है सेल। तो सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई सेल क्या है, व्हाट इज़ सेल, तो आपका सीधा सीधा आंसर होता है कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसी लाइन को यहाँ पर लिखकर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में सेल क्या है। तो आपने कहा कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है। तो अभी नाम आता है कि भाई फंडामेंटल यूनिट का क्या मतलब है। यूनिट तो आपको पता है कि भाई जो सबसे छोटी जो पार्ट होता है किसी भी चीज़ का, उसको यूनिट कहते हैं। तो फंडामेंटल का मतलब क्या, आप बोलते हैं कि भाई बेसिक होता है। बेसिक होता है तो बेसिक किस लिए बोलते हैं भाई, आधारभूत बोलते हैं, जैसे सिंपल बिल्कुल लैंग्वेज में। तो बेसिक का क्या मतलब है, तो हम ये बोल सकते हैं कि बेसिक वो चीज़ होती है जो उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन में हेल्प करे, है ना, स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में हेल्प करे। तो हम बोल सकते हैं कि सेल क्या है भाई, हम एक तरफ लिख सकते हैं फंडामेंटल के लिए कि भाई वो स्ट्रक्चरल यूनिट की तरह काम करे, ठीक है, कि वो स्ट्रक्चरल यूनिट हो, और प्लस हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शनल यूनिट हो, उसकी फंक्शनल यूनिट हो। तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट मिला के हम बोल सकते हैं कि ये फंडामेंटल यूनिट है। कि भाई हम बोल सकते हैं कोई ऑर्गेनिज्म उस चीज़ का बना हो और उसकी वजह से उसके फंक्शन हो, तो वही तो बेसिक हुआ। तो स्ट्रक्चरल यूनिट कैसी है भाई, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा सेल थ्योरी के अंदर, जो स्लाइडेन और स्वान ने दी थी, जिसको हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पर भी आपके सिलेबस में है कि आपने उसमें पढ़ा होगा कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो किससे बने हैं, वो सेल या उसके प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं। जब बनते ही उस चीज़ से हैं, जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो पूरी कंप्लीट सेल से बनी है, प्लांट बिल्कुल सेल से बने हैं। तो जो स्ट्रक्चरली हम देखते हैं तो वो सेल से बने हैं, अलग अलग प्रकार की सेल से बने हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसको सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं फंक्शनल यूनिट की, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जितने भी फंक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, वही फंक्शन उसकी सेल भी परफॉर्म करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई फंक्शन एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म नहीं करेगा जो उसकी सेल परफॉर्म ना करती हो। तो जब जो फंक्शन सेल परफॉर्म कर रही है वही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म कर रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सेल क्या है, उसकी फंक्शनल यूनिट है। इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन है, सेल है। इसलिए कह देते हैं कि सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। अब इसके बाद में, ये तो हुआ हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ, अब थोड़ा सा इसका हिस्ट्री वाला पार्ट आता है। एनसीईआरटी को चलते हैं तो हम हिस्ट्री वाला पार्ट इसको लेके चलते हैं थोड़ा इसका। तो हिस्ट्री में क्या दिया गया है, तो सबसे पहले जाहिर सी बात है, हम सेल की जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं रॉबर्ट हुक का नाम सबसे पहले आता है। रॉबर्ट हुक, जिनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। अब ये साइटोलॉजी क्या है, देखिए साइटोलॉजी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वही साइटोलॉजी से रिलेटेड है। यानी कि हम बोल सकते हैं साइटोलॉजी, साइटो मीन्स होता है सेल, साइटोमी का मतलब होता है सेल, और लॉजी का मतलब क्या है भाई, लोगो, स्टडी होता है। तो सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेल, उसकी स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। उसके फादर है कौन, रॉबर्ट हुक, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार सेल को ऑब्जर्व किया था, या कहें कि डिस्कवर किया था। जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक कॉर्क लिया। कॉर्क क्या है, मान ली जनरली जो पेड़ है, पेड़ की जो छाल होती है ऊपर की, बार्क जो होती है, आपको पता है कि वो डेड स्ट्रक्चर है, उसमें लाइफ नहीं है, वो लिविंग नहीं है, वो डेड है। तो उन्होंने क्या किया, वो स्ट्रक्चर लिया, कॉर्क ली, ठीक है, उसको बहुत ही थिन स्लाइस उसकी कट की, बहुत थिन, जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी पतली पतली स्लाइस कट की उसकी। जैसे आप लैब के अंदर, बॉटनी लैब के अंदर आप क्या करते हैं, जैसे बायोलॉजी लैब के अंदर सेक्शन कट करते हैं प्लांट का, स्टेम का, इस तरीके से उन्होंने कट किया सेक्शन और माइक्रोस्कोप में उसको देखा। ये माइक्रोस्कोप इन्हीं के द्वारा तैयार किया, अपना सेल्फ मेड, सेल्फ प्रिपेयर्ड इनका माइक्रोस्कोप था ये, ठीक है।
तो 1665 में इन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखा तो इन्हें हनी बी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर यानी मधुमक्खी के छत्ते के जैसे स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिए। और मधुमक्खी के छत्ते के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं आपको पता है, कुछ इस तरीके से हेक्सागोनल शेप में बेंजीन की तरह इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिए एक्चुअल में क्या था भाई, ये एक्चुअल में ये डेड सेल उनको दिखाई दी थी। अब ये मधुमक्खी के जैसे जो छत्ते के जो जैसे रूम दिखाई दे रहे हैं, इनको इन्होंने सेल नाम दिया था, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, ए लिटिल रूम। क्या मतलब होता है, ए लिटिल रूम। तो इनके अकॉर्डिंग ये था। तो इन्होंने सबसे पहली बार सेल को ऑब्जर्व किया था। अगर मैं सही तरीके से कहूँ तो इन्होंने सेल वॉल को ऑब्जर्व किया था। एक्चुअली में ये क्या है, ये सेल वॉल ही तो है, बाकी तो सेल डेड थी, बाकी तो इसमें कोई लिविंग मैटर था ही नहीं। तो लिविंग सेल तो इन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया, यानी कि लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं की इन्होंने सिर्फ जो डेड सेल होती है उसको डिस्कवर किया था कॉर्क सेल के अंदर। इसके बाद में जो आते हैं हम बात करते हैं 1675 के आसपास की बात करते हैं। तो यहाँ पर नाम आता है एंटनी वॉन लेवेनहॉक। इनकी हम बात करते हैं। तो लेवेनहॉक ने सबसे पहली बार इन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। फर्स्ट टाइम ही ऑब्जर्व्ड दी लिविंग सेल को सबसे पहले इन्होंने किया था, क्योंकि इन्होंने तो डेड सेल को किया था। तो एंटनी वॉन लेवेनहॉक एक्चुअल में कौन थे, ये क्लॉथ मर्चेंट बोलते हैं ना, कपड़ा व्यापारी। तो इनको ये कपड़े का काम करते थे और इनको लेंस बनाने का, या बोले कि घिसके जो बनाते हैं उसका काफ़ी शौक था। तो ये लेंस बनाया करते थे और इनसे क्या हुआ कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छी मैग्नीफिकेशन पावर मतलब जो बड़ा करके दिखा देती है। जैसे नॉर्मल हम बोलते हैं 1 गुना है तो उसका 20 गुना 50 गुना इस तरीके से बड़ा करके दिखाए, तो मैग्नीफिकेशन पावर कहते हैं। तो उन्होंने इस तरह के लेंस तैयार किए जो भाई जिसका मैग्नीफिकेशन पावर ज़्यादा था, और उनकी हेल्प से उनको कंबाइंड करके अपना एक माइक्रोस्कोप तैयार किया, जो कि रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा था और कहीं गुना उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर थी वो काफ़ी अच्छी थी। जो रॉबर्ट हुक था उनसे काफ़ी अच्छा माइक्रोस्कोप इन्होंने तैयार किया था। तो उस माइक्रोस्कोप में इन्होंने जो रेन वाटर होता है, स्टैगनेंट रेन वाटर, यानी कि रुका हुआ रेन वाटर, उसमें उसको ऑब्जर्व किया। प्लस हम बोलते हैं टार्टर स्क्रैप ऑफ टीथ, यानी कि दांत के ऊपर, जैसे आप, मैं सीधा सीधा कहूँ समझाने के लिए कि अगर 2-3 दिन आप ब्रश ना करें दांत के ऊपर वाइट प्लाक जम जाती है, उसको घिसते हैं, उसको घिस के मतलब जैसे नाखून से निकाल लें उसको तो वाइट निकल के आता है, उसी को ऑब्जर्व करते हैं। वही क्या है, वही टार्टर स्क्रैप है। तो इनको ऑब्जर्व किया इन्होंने, तो इनके अंदर इन्होंने कुछ चलते हुए मतलब लिविंग सेल देखी, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्होंने देखे, जो मोस्ट प्रोबेबली क्या थे, मोस्ट प्रोबेबली हम मान सकते हैं कि वो प्रोटोजोआ थे, प्रोटोजोन्स थे, यानी कि हम बोल सकते हैं प्रोटोजोन में जैसे अमीबा। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम जो सेल देखी वो लिविंग सेल इन्होंने ही देखी। अब ये छोटे मोटे जैसे अमीबा है और भी कुछ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म वगैरह इन्होंने देखे अपने इस माइक्रोस्कोप के द्वारा। अब ये छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म इन्होंने देखे, अब इनका नाम इन्होंने क्या रखा, डाईअर्कन्स। मोस्टली जगह पर आपको दिखाई देगा कि एनिमल्कल्स नाम रखा हुआ दिखाई देगा। एक्चुअल में इनको इंग्लिश की कुछ खास नॉलेज नहीं थी, तो इन्होंने, ये डच साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में नाम क्या दिया था, डाईअर्कन्स नाम दिया था, एंटनी वॉन लेवेनहॉक ने। ठीक है, तो डाईअर्कन्स उस टाइम पे नाम दिया इन्होंने, और इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, उसमें इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट को छापा था, पब्लिश किया था। और अपनी रिपोर्ट जो है इन्होंने उस टाइम पर, इनके टाइम पर एक बहुत बड़ी सी एक संस्था हुआ करती थी लंदन के अंदर, द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन इसका नाम बोलते हैं, आज भी है, जो फेलोशिप प्रोवाइड करती है, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं उनको फेलोशिप देती है। ठीक है, जैसे उनमें से एक नाम हमारा MS स्वामीनाथन का भी है, और भी बहुत से साइंटिस्ट जिनको फेलोशिप FRS जिसको बोलते हैं, फेलोशिप फ्रॉम रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। तो
उनको उनको उनके पास में उस सोसाइटी को, जो साइंटिफिक सोसाइटी मानी जाती है उस टाइम पर, तो अपनी रिसर्च को वहाँ पर ये सेंड करते हैं बताने के लिए कि भाई मैंने इस तरीके से ये चीज़ देखी है, डिस्कवर किया है, आप इसको इस पर कुछ अपना विचार प्रकट करें जो भी है। तो उन्होंने क्या किया, उसको इनकी रिपोर्ट को पढ़ा और रॉयल सोसाइटी ने, और जो है इसको डायरकन को ट्रांसलेट करके उन्होंने नाम क्या रखा, एनिमल्कल्स नाम रखा, एनिमल्कल्स नाम रखा। ये किसने, ये जो है रॉयल सोसाइटी ने। तो जनरली हम देखते हैं ना कि एनिमल्क्यूल्स जो है नाम हमें दिखता है कि लेविनहॉक ने रखा था, एक्चुअल में डायरकन रखा था, ये ट्रांसलेट करके नाम रॉयल सोसाइटी ने इनका कर दिया था, डायरकन का। ठीक है, तो तब इनको काफ़ी मतलब कि बहुत बड़ी ये उपलब्धि थी इनके लिए। और इन्होंने पहली बार एक बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप, इससे पहले भी माइक्रोस्कोप बने हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने एक बहुत ही अच्छी एक मैग्नीफिकेशन पावर का, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप बनाया था। इसलिए लेविनहॉक को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जो माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है ना, माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोस्कोपी के फादर भी लेविनहॉक को कहा जाता है। लेकिन अगर कहीं पर आपको दिखा मिले कि भाई लेविस पास्चर का नाम, तो एक्चुअल में क्या है, वो फादर हैं मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के। ये हैं फादर जो स्टार्टिंग में हम बात करते हैं नॉर्मल माइक्रोबायोलॉजी, एंशिएंट माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर है, इनको कहा जाता है जनरली लेविनहॉक को। पहली बार इन्होंने सेल देखी थी, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने नॉर्मल छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, बैक्टीरिया वगैरह इनको देखा था वहाँ से, ठीक है। बाकी रही बात, जैसे माइक्रोब नाम जो दिया था वो पास्चर ने दिया था, बैक्टीरिया नाम दिया था एरनबर्ग ने, जिसके आगे हम बात करेंगे थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ तक हमने देखा कि भाई हमने इसका नॉर्मल जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, हमने इसको अभी हिस्ट्री वाला पार्ट देखा हल्का सा इसका। अब आगे हम देखते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं आगे, तो वहाँ पर जो टॉपिक मिलता है हमें आगे, वो इसकी सेल थ्योरी का जो है पार्ट आता है, तो उसको हम देखते हैं अभी। तो जो अगला पार्ट आ रहा है हमारा वो है सेल थ्योरी का, ठीक है। हिंदी में कहते हैं जैसे कोशिका सिद्धांत, आपने 9th क्लास में सेल थ्योरी पढ़ी होगी। तो सेल थ्योरी क्या है भाई, सेल के बारे में जो इंफॉर्मेशन जो कुछ साइंटिस्ट ने दी है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सेल थ्योरी जो दी थी वो एमजे स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने ये दिया था। तो एमजे स्लाइडेन ये कौन थे, ये जर्मनी के एक बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे ये, ठीक है, जिन्होंने प्लांट के ऊपर, प्लांट सेल के ऊपर इन्होंने काफ़ी काम किया था स्लाइडेन ने। और जो स्वान थे ये ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के एक जूलॉजिस्ट थे, तो यानी कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे स्वान जो थे। तो इन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी प्रपोज की, यानी कि स्लाइडेन और स्वान, भाई इन्होंने काम किया था प्लांट सेल पे और इन्होंने काम किया था एनिमल सेल पे। दोनों मिले, दोनों ने अपनी जो भी इनकी रिसर्च थी, दोनों ने मिलके जो है एक थ्योरी पेश की, थ्योरी बनाई इन्होंने, सेल थ्योरी जिसको कहते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या आता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सबसे पहला पॉइंट जो आता है, पहला पॉइंट बोलते हैं कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया के अंदर वो सभी सेल के बने हैं इनके अकॉर्डिंग। अब एक्सेप्शन हम बाद में देखेंगे इन चीज़ों का, पहले थ्योरी देख रहे हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किसके बने हैं, वो सेल के बने हैं। अब इसमें हम बात करते हैं, चाहे भाई वो जो ऑर्गेनिज्म है वो चाहे वो एक सेल का बना हुआ यूनिसेलर हो, चाहे वो एक बहुत सारी सेल के बना हुआ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। तो कैसे भी ऑर्गेनिज्म हो वो लिविंग अगर होगा तो वो सेल का बना होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, इसलिए भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल के बने हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सेल क्या है, सेल इज दी, पहला हम देखा, सेल इज दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए हम इसको कह देते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि
जितनी भी एक्टिविटी एक ऑर्गेनिज्म में होती हैं वो सभी एक्टिविटी सेल में होती हैं। ठीक है, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जो सेल में होती हो और मतलब सेल में ना होती हो और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। तो हम कह सकते हैं वाइटल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ इट्स सेल। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो भी हमने पहले बताया अभी कि ऑर्गेनिज्म की जो भी एक्टिविटी है, जो भी वो परफॉर्म कर रहा है, एक्चुअली में वो उसकी सेल की एक्टिविटी है जो वो करता है। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है कि सेल के अंदर ना हो और वो परफॉर्म कर रहा हो। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि हमें 2 पॉइंट मिले यहाँ से कि और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो ये क्या होगी, ये स्ट्रक्चरल, ये पॉइंट किसको कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है स्ट्रक्चरल यूनिट को। ठीक है, और ये वाला पॉइंट परफॉर्म का मतलब दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है फंक्शनल यूनिट को। फंक्शनल यूनिट को ये वाला पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं क्या है भाई, इसलिए हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट है। उसके बाद में हम अगला पॉइंट की बात करते हैं थ्योरी की, इस थ्योरी की। तो हम बोलते हैं जितनी भी सेल हैं इस दुनिया में, जितनी भी सेल हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरली वो लगभग एक ही जैसी है। तो कह सकते हैं कि ऑल दी सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस। तो अगला पॉइंट बनता है ये कि जितने भी सेल्स हैं वो बेसिकली स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिक फंक्शन में सेम होती हैं। इसको एक एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि एक अमीबा है, अमीबा की एक सेल है। तो अमीबा देखो प्रोटोजोआ के अंदर आता है। अमीबा की जो सेल है, मान लीजिए इस तरीके से न्यूक्लियस बनाया हमने नॉर्मली जनरली, इसका साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन। तो ये अमीबा की है। एक तरफ हम अपनी सेल देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियस है बिल्कुल सही, हमारी जो सेल है उसमें भी न्यूक्लियस है। हम यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में यहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह, यहाँ पे भी सेम चीज़ मिलेगी। यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है वो भी फॉस्फोलिपिड की होती है, यहाँ पर भी फॉस्फोलिपिड की होती है। तो लगभग ऑलमोस्ट क्या होती है, लगभग सभी सेल्स स्ट्रक्चरली और मेटाबॉलिक फंक्शन से हम क्या देखते हैं कि एक जैसी होती है। ठीक है, अब उसके बाद में ये इस थ्योरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है वो है कि ऑल दी सेल्स comes from their pre-existing cells। एक्चुअली में ये वाला जो पॉइंट है लास्ट वाला, ये स्लाइडेन स्वान ने नहीं दिया था। ये वाला पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ठीक है, ये रुडोल्फ विर्चो ने दिया था 1855 में। जबकि ये जो थ्योरी की बात करते हैं ये 1838 में इनका और 1839 में इनका नाम आता है, जो कि बाद में मिक्स कंबाइन करके दी गई थी। तो 1855 में ये वाला जो पॉइंट है ये इसको ऐड किया गया था, यानी कि दोबारा से इसको थ्योरी को दोबारा से सेट किया गया था रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। इन्होंने ये पॉइंट इसमें डाला था कि जितनी भी सेल्स हम देखते हैं वो सभी अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं। सीधी सी बात है, जैसे हम बोलते हैं कि हम हैं अपने माता पिता से जैसे आए हैं, एक प्लांट अपने पहले वाले प्लांट से आया है, तो ऐसे ही सेल भी सेल डिवाइड करके अपनी पहले वाली सेल से, पेरेंट सेल से आती हैं। इसके लिए इन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी, स्टेटमेंट जो इनकी थी रुडोल्फ विर्चो की, वो थी ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ये वाली स्टेटमेंट इन्होंने दी थी, जिसको ट्रांसलेट करके अगर देखते हैं तो उसका मतलब आता है ये कि सेल्स कम्स फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये इन्होंने कहा था। तो ये थी हमारी सेल थ्योरी, जो बेसिकली मोटा मोटा हमने देखा। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाते हैं, 2 पॉइंट वहाँ पर दिए हैं, एक पहले वाला और एक ये लास्ट वाला।
लेकिन इनको भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में नॉर्मल आप लिखते हैं या फिर मोस्टली अब तो खैर MCQ बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ से आपके बन जाएंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लास्ट वाला जो आता है, ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, नॉर्मल और नीट के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। अब यहाँ पर ये बात आती है कि क्या कि कोई सेल का कोई इस सेल थ्योरी का कोई एक्सेप्शन है क्या? क्योंकि सीधी सी बात है भाई, थ्योरी है, हाइपोथेसिस है। थ्योरी का मतलब क्या है? थ्योरी का मतलब क्या है कि भाई सोच समझे के जो भी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग ऐसी चीज़ कोई देना जो यानी प्रैक्टिकली हम नहीं देखा हो जैसे। तो जब इसकी हाइपोथेसिस है, एक सोचा जा रहा है उसके बारे में, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्शन या उसकी कुछ कमियां हो सकती हैं। तो यहाँ पर सेल थ्योरी की भी कुछ कमी है। तो यहाँ पर जैसे हम सबसे सिंपल बात करते हैं वायरसेस। तो वायरस क्या है? सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ इन्होंने कहा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। अब यहाँ पर जो वायरस है, हमें पता है कि वायरस जब एक लिविंग सेल में जाता है, एक होस्ट में जाता है, तो क्या हो जाता है? ये लिविंग हो जाता है, ये लिविंग हो जाता है। और अगर ये बाहर पड़ा हुआ है, अगर ये नॉर्मल बाहर पड़ा हुआ है बिना किसी लिविंग होस्ट में, बिना किसी लिविंग होस्ट की बॉडी के ये पड़ा हुआ है, तब ये कैसा होता है? तब ये नॉन लिविंग फॉर्म में पड़ा रहता है, तब ये नॉन लिविंग फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि अगर हम इसका लिविंग वाला पोर्शन, लिविंग वाला पॉइंट अगर लें और ये वाला पॉइंट हम देखते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, तो वायरस तो सेल होते ही नहीं हैं, ये तो नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। ये तो सिर्फ क्या है? प्रोटीन कोट होता है इसमें, प्रोटीन कोट होता है इसमें बाहर की तरफ, और अंदर में सिर्फ इसका जेनेटिक मटेरियल हम कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, ये इसमें होते हैं। अब बताइए, कोई ये वायरस जब इस प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड का बना है, सेल तो है नहीं, लेकिन होस्ट सेल में जाके ये लिविंग हो जाता है। और सेल थ्योरी क्या बोलती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, तो ये तो सेल का बना ही नहीं है और होस्ट में जाके लिविंग हो जाता है। तो ये थी सेल थ्योरी। ठीक है, यहाँ तक आपके शायद अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके आंसर ज़रूर दूंगा उसको। आगे जो हमारे जो टॉपिक आते हैं आगे, इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पर सेल के शेप साइज़ की हम बात करते हैं। तो सेल के शेप और साइज़ की बात करेंगे अभी। तो बात करेंगे साइज एंड शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल। तो इसकी बात करते हैं। पहले हम देखते हैं साइज के बारे में। तो साइज में हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल जो सेल होती हैं बहुत छोटे से, यानी कि माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रोस्कोप से देख सके इतनी छोटी से लेके नॉर्मल बहुत बड़ी तक हो सकती है। जैसे ऑस्ट्रिच का अंडा जो होता है, ऑस्ट्रिच एग, तो बहुत छोटी से बहुत बड़ी हो सकती है। तो हम बोलते हैं कि जो सबसे पहले अगर मैं बोलता हूँ सबसे छोटी, तो वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? एक बैक्टीरिया है। मैं क्या बोलता हूँ कि सेल वॉल लेस बैक्टीरिया होते हैं ये, जिनमें ऐसे बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल नहीं होती है। तो ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैं, ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैं जो कि सेल वॉल लेस है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि बैक्टीरिया भी तो सेल ही होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल लिख सकता हूँ कि सेल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट सेल हैं जिनका साइज़ कितना 0.3 माइक्रोन होता है। और इन्हीं माइकोप्लाज्मा की कैटेगरी में एक एग्जाम्पल आता है PPLO, प्लूरो, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जनरली इसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं जनरली ये जो है पैरासाइट की फॉर्म में, यानी कि डिजीज़ कॉज करते हैं, ह्यूमन के अंदर भी कर देते हैं, प्लांट में भी थोड़ी बहुत। तो ये सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट सेल है। इसके बारे में हमने जो बैक्टीरिया वाला पोर्शन था मोनोकिंगडम मोनेरा, ठीक है, जो हमने किया था वहाँ पर, जो सेकंड चैप्टर था, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके माइकोप्लाज्मा भी देख सकते हैं डिटेल में पूरा। तो उसके बाद में ये तो हुई सबसे छोटी सेल की बात हमने की सबसे पहले नंबर पे।
ऐसे ही हम नॉर्मल बैक्टीरिया की बात करते हैं जिनमें सेल पाई जाती है, ठीक है, नॉर्मल बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उनका जो है साइज़ 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। देखिए जो 0.3 था और ये 3 से to 5 माइक्रोमीटर है, काफ़ी इनसे तो काफ़ी बड़ा है साइज़ इनका। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, भाई सबसे छोटी छोटी बात कर रहे थे, ऐसे ही हम चलते हैं कि भाई सबसे बड़ी सेल कौन सी है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड, यानी कि अलग कर दे बॉडी से तब, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सी है, तो आपको पता है ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, ऑस्ट्रिच एग, वो सबसे बड़ा है। और ऐसे ही अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो सबसे लंबी जो सेल है, लॉन्गेस्ट सेल जो है बॉडी की, आपको पता है वो कौन सी है, नर्व सेल है, वो नर्व सेल है। और एनसीईआरटी ने ह्यूमन आरबीसी की भी बात की है, ह्यूमन आरबीसी की भी बात की है, जिसका साइज़ कितना दिया है, 7 माइक्रोमीटर का साइज़ उसका दिया हुआ है। तो ये कुछ डाटा हैं, यानी कि ये फैक्चुअल चीज़ें हैं सीधा सीधा जो एनसीईआरटी ने मेंशन की हैं, जो आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए थोड़ा इसको ध्यान रखें, क्योंकि साइज़ वो जनरली पूछ ले सकते हैं, सीधा सीधा एमसीक्यू बनता है और जनरली इन ऐसे टॉपिक से खास बन सकता है आराम से, सिंपल बिल्कुल। उसके बाद में हम देखते हैं भाई से साइज़ और शेप वाले पोर्शन में अब बात आती है शेप की, शेप की बात करते हैं। तो आपको एनसीईआरटी में ये डायग्राम इस तरह का दिखाई देगा जहाँ पर अलग अलग शेप की बात की गई है, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे सेल के डायग्राम दिखाए हैं और शेप की यहाँ पर बात की गई है। तो इसके अंदर क्या है कि शेप जो है देखो डिपेंड करती है, शेप उन जो सेल जैसा फंक्शन परफॉर्म करती है उस तरह का जो शेप है लगभग उस सेल की हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यही डायग्राम को हम दोबारा से देखते हैं और स्टार्टिंग में आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि जो रेड ब्लड सेल हैं, तो रेड ब्लड सेल आपको दिखाई दे रही है और उसमें नीचे लिखा हुआ है राउंड एंड बाइकॉनकेव, गोल होती हैं और बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव का मतलब क्या है कि भाई दोनों तरफ से अंदर धसी हुई हो, जो कि इस तरह की जो एक ये मिठाई होती है, ठीक है, स्वीट के अंदर इस तरह की ये रेड ब्लड सेल होती है, दोनों तरफ से अंदर धसी हुई होती है, लाइक ऐसे। दूसरे नंबर पे आपको वाइट ब्लड सेल्स दिखाई दे रही हैं जिनके नीचे लिखा है अमीबॉइड। अमीबॉइड का मतलब क्या होता है कि जिसकी कोई रेगुलर शेप ना हो, जिसकी शेप बदलती रहती हो। सेम इसी तरह की शेप किसकी, अमीबा की शेप ऐसी होती है कि वो रेगुलर एक फिक्स शेप नहीं है, तो अमीबॉइड वर्ड इसी के लिए आया जिसकी रेगुलर शेप ना हो। तीसरा जो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है एक टिश्यू का, एनिमल टिश्यू का डायग्राम है। इसमें क्या है कि जो सेल है लंबी लंबी कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स यहाँ पे दिया है, कॉलम की तरह लंबी लंबी सेल हैं और इनके नीचे शेप लिखी है इनकी लॉन्ग एंड नैरो, लंबी लंबी हैं और नैरो हैं। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। सीधे भी देखिए नर्व सेल ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, ब्रांचेस में डिवाइड है, डेंड्रॉइड्स निकली हुई हैं इनकी, एक्सन है और लंबी ये सेल हैं, बॉडी की लॉन्गेस्ट, जैसा कि अभी दिखाई था हमने सामने। उसके बाद में ट्रैकिड आ रहा है। ट्रैकिड कहाँ पर मिलता है, ट्रैकिड आपको जाइलम के अंदर एक सेल होती है, 4 प्रकार की सेल जाइलम में होते हैं, उनमें से एक ट्रैकिड होता है जो कि इलोंगेटेड लंबी सेल है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है नॉर्मली। और लास्ट में यहाँ पे मीजोफिल सेल के बारे में दिया है। मीजोफिल सेल के लीफ के अंदर पाई जाती है, इसमें मैक्सिमम नंबर में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। तो यानी कि ये फोटोसिंथेटिक सेल होती है प्लांट के अंदर, जिनकी शेप लिखी है राउंड एंड ओवल, ठीक है, गोल या अंडाकार इनकी शेप होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थे सेल के, हमने बात की जैसे कि जो शेप थी उनकी बात की। अभी ये वाला जो शेप और साइज़ का जो टॉपिक था ये यहाँ पर ये ख़त्म होता है। अभी हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। देखिए सिंपल तरीके से चल रहे हैं और एक एक चीज़ भाई नॉर्मल एक्सप्लेन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी का भी आपका जैसे नीट के अकॉर्डिंग वो भी आपका क्लियर होता चले। तो बस वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को एक बार देखने के बाद आपको ज़रूरी है कि अपनी एनसीईआरटी एक बार ज़रूर पढ़ें, तो आपको एक एक पॉइंट एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। और कोशिश करें उसके बाद क्वेश्चन कुछ एमसीक्यू करने की। तो यहाँ पर हम आगे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल्स की। टाइप्स ऑफ सेल, सेल कितने टाइप के होते हैं, तो भाई सेल के भाई ऑर्गेनाइजेशन, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, यानी किस तरीके से सेल बनी है, उसमें क्या क्या पाया जा रहा है क्या नहीं पाया जा रहा है, उसके बेसिस पर सेल 2 टाइप के हम डिवाइड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर नंबर 1 हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल्स की हम बात करते हैं, और नंबर 2 जो आती है वो आती है यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक की और उसके बाद जाएंगे फिर यूकैरियोटिक के साथ। तो प्रोकैरियोटिक में हमें 2 वर्ड दिखाई देते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, और दूसरा हमें दिखाई दे रहा है कैरियोटिक, जो कि वर्ड कैरियोन से आया है। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिनके अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता हो उनको हम प्रिमिटिव टाइप की सेल यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब ये प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस से क्या मतलब है? बहुत से बच्चों को यही बात समझ में नहीं आती है कि प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस से एक्चुअली क्या मतलब है इसका। तो देखिए, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस वो होता है जिनके अंदर जो न्यूक्लिक मटीरियल है, यानी कि हम बोलते हैं जेनेटिक मटीरियल जो है, न्यूक्लिक मटीरियल बोल रहे हैं या फिर बोल रहा हूँ कि जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल जो कि बाउंड नहीं होता, जेनेटिक मटीरियल नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, यानी कि एनी भाई न्यूक्लिक मटीरियल है तो जाहिर सी बात है वो एनी मेम्ब्रेन की बात हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई सेल है, मान लीजिए मैंने एक सेल बनाई और यहाँ पर भी जनरली बात करता हूँ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटीरियल होता है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए। अब अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो ऐसे यहाँ पर, तो जेनेटिक मटीरियल सीधा साइटोप्लाज्म में है, तो हम बोलते हैं कि जेनेटिक मटीरियल कोई भी मेम्ब्रेन से बाउंड घिरा हुआ नहीं है। इस तरह का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस या फिर हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट टाइप का न्यूक्लियस इसको हम कहते हैं। तो यही है प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस, या फिर कह सकते हैं कि नॉट ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना पाए जाते हो, सीधा सीधा मैं कहूँ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, जिससे जेनेटिक मटीरियल साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है। तो हम यहाँ से मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ और प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें? पहला पॉइंट आ जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट, नहीं पाई जाती है, जिससे कि जो जेनेटिक मटीरियल है, जेनेटिक मटीरियल रिमेन डायरेक्ट कॉन्टेक्टेड विद साइटोप्लाज्म की डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है। दूसरा पॉइंट मैं बात करता हूँ यहाँ पर, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज क्या रहती हैं? ये भी अब्सेंट रहती हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली भी नहीं पाई जाती। जैसे डबल मेम्ब्रेन में बात करता हूँ, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, और मेम्ब्रेन बाउंड की दूसरी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई अपरेटस, ये भी नहीं पाए जाते हैं यहाँ पर इस प्रोकैरियोटिक सेल में। और प्रोकैरियोटिक सेल का जो सबसे कॉमन जो मेंबर की बात करते हैं, सबसे कॉमन मेंबर, वो है बैक्टीरिया। दूसरी बात, इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर और की बात करें, और कौन कौन आते हैं, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर, जैसे सबसे पहले हमने बोला माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इसमें एक बात कहते हैं PPLO, इसके अंतर्गत जो आते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सब प्रोकैरियोटिक है। साइनोबैक्टीरिया, जिनको पहले हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे, और लास्ट में हम बात करते हैं बैक्टीरिया। और भी आते हैं लेकिन हम इनकी मेन की बात कर रहे हैं। तो मेन जो इसका मेंबर है प्रोकैरियोट्स का, प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत जो मेन सेल आती है वो बैक्टीरिया की है। तो हल्का सा बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर जितना भी आपके इस चैप्टर में बैक्टीरिया के बारे में दिया गया है वो चीज़ हम देखते हैं अभी। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो कि हमारा टॉपिक अभी चल रहा है प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, या प्रोकैरियोट, उसमें मेन जो आता है वो बैक्टीरिया है।
तो बैक्टीरिया के बारे में हमारे इस चैप्टर में दिया गया है, उसके फ्लैजेला से ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उनको भी हम देखेंगे अभी, बहुत बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इसको। तो बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो देखिए बैक्टीरिया कहाँ कहाँ मिलता है। सबसे पहले हम अकरेंस की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है, इसकी पहले अकरेंस की बात कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे बैक्टीरिया क्या है कि कॉस्मोपॉलिटन होते हैं नेचर में, यानी कि लगभग हर जगह पर पाए जाते हैं। हम बोलते हैं कि सबसे मेन जो सोर्स होता है इसका वो है मिट्टी, सोयल। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे ये भाई सोयल में मिल सकते हैं, वाटर में मिल सकते हैं, ठीक है, एयर में मिल सकते हैं, इवन बॉडी के ऊपर मिल सकते हैं, ठीक है, बॉडी के ऊपर रह सकते हैं, बॉडी के अंदर मिल सकते हैं, जैसे हमारी इंटेस्टाइन में मिलते हैं कुछ बैक्टीरिया से, ई कोलाई, साल्मोनेला भी रहता है, क्लेब्सिला, ये रहते हैं, ठीक है। इनमें से भाई जैसे जितने बैक्टीरिया हैं कुछ पैथोजेनिक बीमारी करते हैं, पैरासाइट होते हैं, और कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं। जैसे इनमें एक दो आपको भी पता है, जो दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया वो बेनिफिशियल है, कुछ बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक बनती है। ऐसे ही बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनसे अलग अलग प्रोडक्ट ये देते हैं, और बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बीमारी करते हैं। तो लगभग हर जगह पर बैक्टीरिया हमारे पाए जाते हैं। और रही बात आगे की बात करते हैं जैसे हिस्ट्री की, तो ये हल्का सा हमने देख ही लिया था। जैसे कि सबसे पहली बार किसने देखे थे, लेवेनहॉक ने देखा था, ठीक है, एंटनी वॉन लेवेनहॉक ने सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था, जिसको अभी जस्ट हमने शुरुआत में ही जिसके बारे में देखा, तो वो बैक्टीरिया इसी के अंतर्गत आएगा। दूसरी बात, जो बैक्टीरिया जो नाम दिया था वो किसने दिया था, वो एहरनबर्ग ने दिया था, ठीक है। माइक्रोब नाम पास्चर का दिया हुआ है, लेकिन बैक्टीरिया नाम एहरनबर्ग का दिया गया है, ठीक है। तो और रही बात बैक्टीरिया की बात करें और रॉबर्ट कोच का नाम ना है, वो भी थोड़ा अजीब लगेगा। तो रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया के बारे में बताया कि बैक्टीरिया आर द कॉज ऑफ सम डिजीज, बैक्टीरिया कुछ बीमारी कॉज करते हैं, और अपने इस स्टडी के बेस पर उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए, कुछ कंसेप्ट दिए, उनको हम क्या बोलते हैं, कोच पोस्टुलेट्स के नाम से जानते हैं, कोच पोस्टुलेट के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, रॉबर्ट कोच को ही फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। उसके बाद में जैसे साइज़ की बात करते हैं, तो साइज़ अभी देखा था बैक्टीरिया का हमने 3 to 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है साइज़। इसमें भी हमने जैसे सेल वॉल लेस बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा को देखा था, 0.3 माइक्रोमीटर उसका साइज़ था। अब साइज़ के बाद में हम बात करते हैं इसके शेप की, तो टोटल यहाँ पर हमें 4 टाइप की शेप देखने को मिलती है बैक्टीरिया की, जो हम यहाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये कौन कौन सी हैं, नंबर 1 की बात करते हैं, जैसे कोकस, ये क्या है, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है। स्फेरिकल मतलब क्या, गोल, ठीक है, गोल शेप के बैक्टीरिया, जैसे इस शेप के बैक्टीरिया हैं, ठीक है। नंबर 2 की बात करते हैं बैसिलस, ये जो हैं रॉड शेप बैक्टीरिया हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया लगभग कुछ इस तरीके के बैक्टीरिया हैं, रॉड शेप। तीसरी हम बात करते हैं, इधर में लिखता रहता हूँ, जैसे कोमा शेप बैक्टीरिया होते हैं, विब्रियो बोलते हैं जिनको, विब्रियो, ये होते हैं कोमा शेप बैक्टीरिया होते हैं, कुछ इस तरह का इनका साइज़ होता है, ठीक है। उसके बाद में स्पाइरिलम की बात करते हैं। स्पाइरिलम जो हैं ये स्नेक जैसे, यानी कि स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरल शेप जैसे सांप जैसा होता है, इस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं इस तरह से। तो ये जनरल से, ये तो एक जनरल सी बात थी, ये पहले भी हम देखा हुआ है इन चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर हमारे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है चैप्टर के अकॉर्डिंग, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। आपकी होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो अब इस बैक्टीरिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको हम शुरू करते हैं। बैक्टीरिया देखिए प्रोकैरियोटिक का पार्ट है, और प्रोकैरियोटिक जो सेल हैं उनके अंदर न्यूक्लियस और यानी कि ट्रू न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया जो चल रहा है हमारा, तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की।
बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो हल्का सा मैं एक रफ डायग्राम मैं यहाँ बनाता हूँ। देखिए ये जैसे बैक्टीरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर बैक्टीरिया के सबसे अंदर की तरफ मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाई। मान लीजिए ये क्या है, अंदर की तरफ ये सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर की तरफ ये क्या है, ये सेल वॉल है। ठीक है, अब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन कहीं कहीं पर अंदर की तरफ क्या करती है, इनवेजिनेट, यानी कि अंदर की तरफ ये थोड़ा सा फोल्ड हो जाती है, इनफोल्ड हो जाती है अंदर की तरफ, और एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीजोजोम। मीजोजोम कहते हैं इनको। दूसरी बात, इन पूरी सेल के ऊपर क्या है, कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है। ठीक है ना, मतलब नॉर्मल बॉडी से बाहर की तरफ निकले हुए हेयर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ स्ट्रक्चर नॉर्मल छोटे छोटे और कुछ जो है इस तरीके से थोड़ी बड़ी होती हैं, ये हेयर के जैसे जो स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको पिलई कहते हैं। ठीक है, और कुछ बहुत ही बड़े बड़े स्ट्रक्चर इसके यहाँ पर होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम फ्लैजला कहते हैं। सिंगल है तो क्या बोलेंगे, फ्लैजलम। ऐसे सिंगल पिलई होगी तो पाइलस कहेंगे उसको। अब ये रहे हम मेरे जैसे हमने स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं इसकी, और कभी कभी हमें देखने को क्या मिलता है, कभी कभी हमें देखने को यहाँ पर बैक्टीरिया के ऊपर एक अलग से कवरिंग आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सूल कहें या फिर ग्लाइकोकैलिक्स कहें, इसको भी समझेंगे। ये एक्चुअली में कैसे है, ये कट किया हुआ बैक्टीरिया है जो साइड से दिखाई दे रहा है, पीछे का यानी कि चारों बीच में से कट किया हुआ है। जैसे कैप्सूल होता है खाने वाला दवाई का, कट करते हैं इस तरीके से, कट किया हुआ है। तो कट किया हुआ तो बीच का सारा दिखाई दे रहा है और नीचे से दिखाई दे रहा है। तो मैक्सिमम बैक्टीरिया में कितने पार्ट हो सकते हैं, बिना कैप्सूल वाले भी बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मैक्सिमम की बात करें क्या क्या हो सकता है। तो कैप्सूल भी हुए जिसकी हम बात करेंगे अभी। ये रहा इसका न्यूक्लिक मटेरियल, इसका क्रोमोसोमल डीएनए रहा, जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। और यहाँ पर ये रहा इसका साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर हमने क्या बात की, साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या पड़ा है, इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सिंगल सर्कुलर डीएनए है इसका, डबल स्ट्रैंडेड, जो एक जगह इकट्ठा पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये जो रीजन है, ये क्रोमोसोमल रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसको जीनोफोर भी लिखते हैं, इसको जीनोफोर भी इसको लिखते हैं हम। ठीक है, तो ये मेन है। और उसके बाद राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जैसे एक इस तरह से राइबोसोम इकट्ठे भी हो जाते हैं बीच बीच में यहाँ पर। अब ये राइबोसोम है जो एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, बीच में आरएनए के ऊपर राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। बहुत सारे राइबोसोम है तो क्या बोलेंगे, पॉली क्या हैं, पॉली, बहुत सारे राइबोसोम्स हैं, बहुत सारे राइबोसोम से इकट्ठे हैं। बाकी अलग अलग भी मिल सकते हैं राइबोसोम। और ये जो राइबोसोम अलग अलग हैं, जैसे राइबोसोम अलग अलग भी मिल सकते हैं, सिंगल। और ये राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 70S 80S ये क्या होता है। ठीक है, जनरली हमने देखा। तो ये जनरली एक रफ सा डायग्राम हमने बनाया एक बैक्टीरिया का, जिसमें ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहला पॉइंट में हम बात करेंगे सरफेस अपेंडेजेस की। सरफेस अपेंडेजेस में क्या आएंगे भाई, देखिए अपेंडेज क्या है, अपेंडेज हम ये कहेंगे नॉर्मल बॉडी से बाहर जो भी चीज़ें हैं वो अपेंडेज में आएंगे। जैसे हम बोलते हैं कि एक नॉर्मल सीधी बॉडी चली आ रही है, बाहर कोई भी चीज़ उससे निकला वो अपेंडेज आएगा। तो ये नॉर्मल बॉडी से बाहर हमें दो ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं इसकी। एक तो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, और एक ये बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ऐसे ही। तो ये बड़ा सा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। और ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पिलई कहते हैं। ठीक है, इनको हम पिलई कहते हैं, क्योंकि अपेंडेज क्या है, नॉर्मल बॉडी से जो बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर है वही क्या है, वो अपेंडेज कहलाता है। दो हमें दिखाई दिए, फ्लैजिला और पिलई हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो ये इसके अंदर आ गया। उसके बाद नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद में क्या आता है, तो इसके बाद में जस्ट अंदर की तरफ चलते हैं तो हमें ये कैप्सूल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रहा है, कैप्सूल दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, अपेंडेज के अलावा नॉर्मल बॉडी में
हमें इस कैप्सूल दिखाई दिया जो लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ इसको, यहाँ पर मैं इसको ग्लाइकोकैलिक्स लिखता हूँ। ठीक है, अब ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या होते हैं, यहाँ पर हम दो टाइप से पढ़ेंगे इनको, एक कैप्सूल पढ़ेंगे इसमें और एक पढ़ेंगे स्लाइम लेयर। इसमें आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर बताऊंगा मैं कि किस तरीके से इसको हम कैप्सूल और स्लाइम लेयर कहते हैं। कोई चीज़ रटने की नहीं, आराम से सिंपल समझ में आएगा। तीसरे की बात करता हूँ तो देखिए कैप्सूल के बाद में जो अंदर की तरफ लेयर है ये कौन सी आ रही है, ये आ रही है सेल वॉल। तो अगला जो स्ट्रक्चर का नाम आएगा ये आएगी सेल वॉल। और उसके बाद में आप देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर है, सेल वॉल के बाद में ये, सेल वॉल के बाद में अंदर की तरफ आ गया ये सेल मेम्ब्रेन आ गया, सेल मेम्ब्रेन आ गई। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के बाद में पांचवा स्ट्रक्चर क्या है भाई, अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म है। अंदर की तरफ क्या है यहाँ पर, ये साइटोप्लाज्म, जिसमें ये सारी चीज़ें अंदर आएंगी, जो सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। तो एक एक करके यहाँ पर इन चीज़ों को हम देखते हैं अभी। तो सबसे पहले ये यहाँ पर आप इसको जनरली आप अपने नोट्स इस तरीके से क्लास नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद में आप NCERT पढ़ें, बहुत अच्छा से आपको आपका टॉपिक क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ से मैं यहाँ से नीचे से रफ कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर हमने देखा कि सरफेस अपेंडेजिस, तो सरफेस अपेंडेजिस में सबसे पहले क्या आ रहा है, फ्लैजेला आ रहा है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं फ्लैजेला को। तो फ्लैजेला क्या होते हैं, फ्लैजेला बैक्टीरिया के अगर मैं कहूँ तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हैं, जो यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर जो उसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर जो उसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं भाई लोकोमोशन में हेल्प, वो भी देखते हैं अभी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर, और फिर बाद में बात करेंगे किस तरह की प्रोटीन का ये बना है जिससे ये लोकोमोशन कर देता है, यानी कि इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि मान लीजिए ये जो फ्लैजेला जो बना हुआ है यहाँ पर, मैं इसको इतना जैसे कट करके मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ बड़ा करके। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दिया, ये मान लीजिए हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये मान लीजिए सेल वॉल है। ठीक है, सॉरी, ये ऊपर की तरफ मान लीजिए आप, ये ऐसे मैं इसको थोड़ा सा मोटाई में बनाता हूँ। मान लीजिए ये यहाँ पर, मान लीजिए कि ये यहाँ पर मोटाई में बनाते हैं, ये पूरी यहाँ तक ये मान लीजिए सेल वॉल है, ये मोटाई में बना रहा हूँ अभी मैं इसकी। और ये नीचे की तरफ मान लीजिए ये क्या है हमारी, ये जो है हमारे ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब यहाँ से हम फ्लैजेला के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो फ्लैजेला जो होता है, फ्लैजेला 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, हुक एंड फिलामेंट, 3 चीज़ से मिलकर बना होता है। अब यहाँ से हमने देखा कि बेसल बॉडी इस तरीके से हम बनाते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है, उसके बाद में हम बनाते हैं यहाँ से बीच वाला पोर्शन ऐसे, मान लीजिए कि ये क्या है, ये है हुक है, ये हुक मान लीजिए ऐसे। नीचे वाला जो पोर्शन जो अंदर धसा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, बेसल बॉडी बोलेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर ये तीसरा स्ट्रक्चर मान लीजिए ऐसे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये छोटी छोटी प्रोटीन से बना है मिलकर, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फिलामेंट कहेंगे, इसको फिलामेंट कहेंगे। तो 3 चीज़ से मिलकर बना होता है। सबसे पहले बेसल बॉडी की बात करते हैं। तो बेसल बॉडी में कहाँ पर है, हम कहेंगे कि बेसल बॉडी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर धसी हुई है। और इस बेसल बॉडी पर 4 रिंग पाई जाती हैं। कौन सी, 4 रिंग्स पाई जाती हैं यहाँ पर। 4 रिंग कौन कौन सी है भाई, यहाँ पर 2 पेयर, ये मान लीजिए ये रिंग इस तरीके से है, ये यहाँ पर रिंग पाई जाती है। 2 तो कहाँ हैं, सेल में, वो मेम्ब्रेन में। इनको हम क्या बोलते हैं रिंग को भाई, ये S और M, S और M, जो कि सेल, ये वाली जो रिंग है, ये वाली, ये जो 2 रिंग नीचे की तरफ हैं सेल मेम्ब्रेन में जो हैं इसके चारों तरफ, वो SM है। और 2 रिंग कहाँ रहती हैं, 2 रिंग यहाँ पर इसके चारों तरफ सेल वॉल वाले एरिया में होती हैं। तो ये 2 रिंग यहाँ पर हुई, L और P। तो ये रहा इनर, ये रहा इनर पेयर रिंग का, और ये रहा आउटर पेयर रिंग का, आउटर पेयर रहा रिंग का। L और P कैसे हैं,
एल और पी कैसे हैं? एल और पी जो हैं ये आउटर पेयर हैं। तो हमने कहा एल एंड पी जो हैं ये कैसे हैं? आउटर पेयर की रिंग है, आउटर पेयर की रिंग है। और एस और एम कैसी हैं? ये इनर पेयर वाली रिंग है, यानी जो अंदर की तरफ है। ये सेल मेम्ब्रेन में है और ये सेल वॉल में। सेल वॉल बाहर की तरफ होती है। अब ये जो सारी की सारी जो चारों लेयर हैं, ये चारों जो रिंग हैं, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में मिलती हैं चारों की चारों, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिर्फ इनर पेयर मिलता है, आउटर पेयर नहीं मिलता। यानी कि ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ एस और एम रिंग पाई जाती हैं बस। ठीक है, सिर्फ ग्राम निगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया में एस और एम रिंग पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से हल्का सा इसको मिटा ही देता हूँ। आपने देख ही लिया होगा ये बैक्टीरिया स्ट्रक्चर का। इधर मैं आगे का काम यहाँ इधर की साइड करते हैं। अब देखिए, अब इतना तो ये हुआ। उसके बाद में हम आगे देखते हैं इसमें, तो दूसरा स्ट्रक्चर आता है हुक का। हुक का, तो हुक में क्या है? हुक जो है मिडिल पार्ट है। फ्लैजला का क्या है? ये मिडिल पार्ट है। मिडिल पार्ट है जो क्या करता है? जो कनेक्ट करता है किसको? कनेक्ट दी बेसल बॉडी विद फिलामेंट। फिलामेंट के साथ में कनेक्ट करता है जिससे। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा से है कि भाई हल्का सा जो ये क्या नाम है, हुक है, ये सेल वॉल के अंदर हल्का सा धंसा हुआ रहता है। यानी कि ऐसा नहीं बिल्कुल बाहर ही है, हल्का सा सेल वॉल के अंदर ये धंसा हुआ भी है। उसके बाद में हम मेन जो बात करते हैं नंबर 3 है, कौन सा है? फिलामेंट वाला पार्ट है। फिलामेंट वाला पार्ट है। तो फिलामेंट कैसा होता है? फिलामेंट जो है मेन चीज़ देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैजलिन, इससे बना हुआ होता है। अब ये जो हमने बनाई गोल गोल ऐसे, तो एक एक क्या है? ये मोनोमर है फ्लैजलिन का। पूरा पूरा मिलके क्या बना है? पूरा फिलामेंट बनाता है। और ये जो है, ये जो फिलामेंट होता है जो कि फ्लैजलिन प्रोटीन से बना है। ठीक है, दूसरी बात एक चीज़ यहीं पे देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बना है। और कॉन्ट्रैक्टाइल क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल क्या होता है? जो सिकुड़ता है और फैलता है। और जब सिकुड़ेगा और फैलेगा तो इसका मतलब क्या है? मूवमेंट करेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि फ्लैजला जो होता है वो मूवमेंट करता है और मतलब हिलता डुलता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया में लोकोमोशन हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फ्लैजलिन के कारण ही हुआ है, जबकि इसका दूसरा अपेंडेज पिलिन आएगा, वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बनी होगी, इसलिए वो मूवमेंट में हेल्प नहीं करेगी। तो फ्लैजलिन प्रोटीन की बनी हुई है। कौन बनी हुई है फ्लैजलिन प्रोटीन की? ये फिलामेंट बना हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये रोप लाइक स्ट्रक्चर है एक तरह से, जैसी भाई रस्सी होती है, रोप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, रोप लाइक वेवी, हिलता डुलता चाबुक की तरह वेवी, और हम बोलते हैं प्लस होलो स्ट्रक्चर है। होलो स्ट्रक्चर है, यानी कि इसको अगर हम कट करके देखते हैं ऐसे, तो हमें ये बीच में सामने देखेंगे तो हमें इस तरीके से लगी हुई दिखाई देगी फ्लैजलिन प्रोटीन। और ये इस तरीके से, ये तो बीच में से कैसा होता है? ये ऐसे खोखला होता है बीच में से, ये वाला ऐसे, इस तरह का क्या है? फिलामेंट होता है। तो ये था फ्लैजला का स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद में जो अगला जो सरफेस अपेंडेज, देखो एक तो फ्लैजला हमने पढ़ा, दूसरा क्या है? पिलई आएगा, जो कि हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर हमने दिखाए थे अभी डायग्राम में वो प्रेजेंट थे। तो दूसरे सरफेस अपेंडेज की बात करते हैं जिसका नाम है पिलई। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर पिलई, तो ये इसी के अंदर आ रहा है यहाँ पर अभी इसी के। आप इसको नॉर्मल और रफ एक नोट्स की तरह बना सकते हैं। तो पिलई के लिए हम क्या बोलते हैं? ये जो पिलई होती है क्या है? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो पूरे विच आर प्रेजेंट ऑल ओवर दी बैक्टीरियल सरफेस, जो कि बैक्टीरियल सरफेस पर पूरे पर पाए जाते हैं। ठीक है, प्लस इसमें हम देखते हैं किसके बने हैं? ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसका नाम है पिलिन प्रोटीन, उससे मिलकर बने होते हैं। जब ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जिससे पिलई बना है,
तो सीधी सी बात है ये मूवमेंट में तो हेल्प करेगा नहीं, क्योंकि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, ना तो सिकुड़ेगा ना फैलेगा, तो क्या करेगा, मूवमेंट तो करेगा नहीं, मूवमेंट में हेल्प करेगा नहीं, क्योंकि मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन वाला बना स्ट्रक्चर ही काम करता है जो सिकुड़ सके फैल सके। इसलिए इसका दूसरा काम है, ये है अटैचमेंट के लिए, अटैचमेंट का काम करता है, किसी सबस्ट्रेट से चिपकने के लिए, किसी को भाई पकड़ने के लिए, इस तरह से हम कह सकते हैं। और पिलई जो है, यहाँ पर पिलई जो है 2 टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है लार्ज पिलई, लार्ज पिलई जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स पिलई भी बोलते हैं, और दूसरी होती है स्मॉल पिलई, स्मॉल पिलई जिनको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्री भी कहते हैं, फिम्ब्री या फिर इन्फेक्टिव पिलई, इन्फेक्टिव पिलई, यानी कि किसी को होस्ट को अटैक इन्वेड करने पर उसको इन्फेक्शन करने के लिए हेल्प करती हैं, तो इन्फेक्टिव पिलई। सेक्स पिलई या लार्ज पिलई बोलते हैं, ये बैक्टीरियल कंजुगेशन में हेल्प करती हैं। जैसे एक बैक्टीरिया ये रहा, इस पे क्या है भाई, सेक्स पिलई है, दूसरे बैक्टीरिया के साथ मिलके जिसके पास सेक्स पिलई नहीं है तो एक कंजुगेशन ट्यूब बनाती है, और यहाँ पर जो इसका जेनेटिक मटीरियल है, इसमें से आधा जेनेटिक मटीरियल इसमें चला जाता है, तो ये बैक्टीरिया भी कैसा हो जाता है, जैसा ये, तो ये कंजुगेशन जैसे ये पॉजिटिव था ये निगेटिव था, तो यहाँ से इसका डीएनए इसमें चला गया, तो ये भी कैसा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये अलग हो जाती है। तो ये सेक्स पिलई एक तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे बोलते कंजुगेशन में हेल्प करती है। तो यहाँ तक हमने किसके ने देखे, सरफेस अपेंडेजेस देखे। और याद मैं आपको दिलाऊं, हमने यहाँ पे कुछ हेडिंग लिखी थी यहाँ पर कि भाई स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के अंदर हमने देखे थे कि सरफेस अपेंडेजेस, और दूसरे नंबर पर हमने बात करी थी ग्लाइकोकैलिक्स की, ग्लाइकोकैलिक्स की, जिसके अंदर हमने क्या देखा था भाई, हम बोल रहे थे कि जो पिलई वगैरह हैं, जो फ्लैजला हैं, उसके बाद हम देखते हैं सरफेस अपेंडेजेस के बाद में नॉर्मल सेल वॉल के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कैप्सूल हो या स्लाइम लेयर हो। तो हमने यहाँ पे 2 की बात कही थी कि या तो कैप्सूल होगा या वो स्लाइम लेयर होगी, वो स्लाइम लेयर होगी। अब कैप्सूल है तो कैप्सूल की हम बात करते हैं, कैप्सूल थोड़ा टफ स्ट्रक्चर है, टफ। जैसे मान लीजिए एक छोटे से बच्चे की स्किन है, वो टाइटली चिपकी हुई है बॉडी पे, एक बड़े बूढ़े की स्किन है, वो क्या है, थोड़ी ढीली रहती है, ढीली ढाली, तो इस तरह की स्किन है। तो ये बच्चे जैसी टफ स्किन है एक तरह से, और ये बूढ़े जैसी ये लूज स्किन है, ये लूज स्किन है, ठीक है, ये लूज स्किन है। तो यहाँ पर जो कैप्सूल है, कैप्सूल जनी टफ है, और ये मोस्टली किस में मिलता है, मोस्टली प्रेजेंट इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं। जनरली हम ग्लाइकोकैलिक्स के लिए ये लाइन शूट करेगी पूरी, जिसके अंदर कैप्सूल स्लाइम लेयर दोनों आ रहे हैं, जिससे कि हमारी आरबीसी वगैरह इसको अटैक ना कर पाए, ठीक है। और ये जो कैप्सूल है ये बना हुआ किसका होता है, पॉलीसैकराइड प्लस पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, जबकि स्लाइम लेयर केवल पॉलीसैकराइड की बनी होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है 2 टाइप में हमने बांटा इसको, कैप्सूल जो कि टफ होता है और मोस्टली पैथोजेनिक बैक्टीरिया में ही मिलता है, जिसकी वजह से जो आरबीसीएस को पहचान नहीं पाती हैं, यानी कि इसको अटैक नहीं कर पाती इस पर, ठीक है। तो ये बीमारी कर देता है, जब पहचान ही नहीं पाएंगे तो ये अटैक करेगा बॉडी पे, बीमारी होंगी फिर, तो इसलिए बोलते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया में मिलता है। स्लाइम लेयर थोड़ी लूज कवरिंग होती है ऊपर की तरफ की, जिसको जो कि पॉलीसैकराइड की बनी होती है, जबकि टफ लेयर पॉलीसैकराइड और पॉलीपेप्टाइड दोनों की बनी होती है, ठीक है। तो ये था नंबर 2। उसके बाद में हमने जो बात की थी यहाँ पर हेडिंग में, तो वो हमने बात की थी पूरी जो तीसरी हेडिंग की, वो थी सेल वॉल, वो थी सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जो कि एक तरह का म्यूकोपॉलीसैकराइड है। यहाँ पर पेप्टाइड की बात करें तो मतलब प्रोटीन से बात आती है, ठीक है, और ये ग्लाइकेन की बात करें तो यहाँ पर ये पॉलीसैकराइड की बात आती है। और जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड की बनी होती है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं अमीनो एसिड प्लस पॉलीसैकराइड
की जो है सेल वॉल बनी होती है। सेल वॉल के बेसिस पर ही बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। और ये टाइप जो बताया था 1884 के अंदर एक साइंटिस्ट आए थे क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरिया को स्टेन करने की एक टेक्निक दी थी, स्टेनिंग की एक टेक्निक दी थी, जिनको इन्हीं के नाम पर ग्राम स्टेनिंग कहा गया। ग्राम स्टेनिंग इन्हीं के नाम पर कह दिया गया। ठीक है, तो इस टेक्निक में क्या होता था, इस टेक्निक में भाई बैक्टीरिया को स्टेन किया जाता था। जैसे स्लाइड ली, स्लाइड लेने के बाद में बैक्टीरिया की कुछ सैंपल, कुछ कॉलोनी यहाँ पर ली और डिस्टिल वाटर लेके इसको फैला देते थे, ऐसे जैसे पोचा मार देते हैं, इस तरीके से मार दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं बैक्टीरियल स्मीयर, बैक्टीरियल स्मीयर। ठीक है, अब यहाँ पर बैक्टीरियल स्मीयर, इसमें क्या डालते हैं, 1 मिनट के लिए क्रिस्टल वॉयलेट डालते थे, क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं। ये डार्क ब्लू कलर का ये एक डाई होती है क्रिस्टल वॉयलेट। 1 मिनट के लिए डाला, उसके बाद में क्या कर देते हैं, इसको नॉर्मल पानी में, नॉर्मल टंकी के पानी में नॉर्मल इसको धो देते हैं, वॉश कर दिया। फिर इसके ऊपर क्या डालेंगे, सेम स्लाइड पे यहाँ पर आयोडीन डालते हैं, इसके ऊपर आयोडीन डालते हैं, वो भी 1 मिनट के लिए डालते हैं। और 1 मिनट डालने के बाद में फिर से इसको वॉश कर देते हैं अंडर टैप वाटर। उसके बाद में दोबारा से इसके ऊपर क्या करते हैं, अल्कोहल डालते हैं। अब अल्कोहल डालते हैं वो जो कि 30 सेकंड के लिए। ये फालतू का स्टेन या कलर वगैरह निकाल देता है, इसलिए इसको डीकलराइज़र कहते हैं। फिर से दोबारा वॉश कर देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में पिंक कलर का स्टेन सैफ्रेनिन डालते हैं, ये पिंक कलर का होता है, इसको भी 1 मिनट के लिए डालते हैं इसके ऊपर। सेम स्लाइड पे मतलब धो रहे हैं, डाल रहे हैं, धो रहे हैं, डाल रहे हैं। ये सब चीज़ें हम पहले भी आपको बता चुके हैं मोनेरा वाले सेक्शन में, जो सेकंड जो चैप्टर है उसके जो बैक्टीरिया वाली जो सीरीज़ है वहाँ पे, उसमें हम बता चुके हैं। वहाँ पे आप और ज़्यादा डिटेल में इसको देख सकते हैं। सैफ्रेनिन डालने के बाद में हमने क्या किया, इसको फिर से वॉश किया पानी में। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या किया, फिर इसको एयर ड्राई करके ऑयल डालते हैं इस पर। ठीक है, ऑयल डालते हैं इनमें और फिर देखते हैं 100x पे। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में जो 100x होता है, एक 10x का लगता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक लगता है 45x का, यहाँ पर 100x का एक ये और लगता है, इसमें हम देखते हैं। तो जब बैक्टीरिया को यहाँ पर देखा हमने 100x में, तो हमें क्या दिखाई दिए, 2 कलर के बैक्टीरिया दिखाई दे। मतलब या तो वो पर्पल कलर का दिखाई देगा या फिर वो पिंक कलर का दिखाई देगा। पिंक कलर का दिखाई देगा तो ग्राम निगेटिव, पर्पल का दिखाई देगा तो ग्राम पॉजिटिव उसको कहेंगे। तो ये थी इसकी टेक्निक के अकॉर्डिंग ये बैक्टीरिया के टाइप। तो हम बोल सकते हैं कि स्टेनिंग के बेस पर क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरिया को, या सेल वॉल के बेसिस पर, सेल वॉल की स्टेनिंग के बेसिस पर क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। तो ये जो स्टेप्स थे आप लिख सकते हैं, ये ग्राम स्टेनिंग के स्टेप्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात ही आती है कि ग्राम स्टेनिंग में एक बैक्टीरिया तो भाई पॉजिटिव आ गया और कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं पिंक कलर के, कुछ मतलब कुछ पर्पल के आ रहे हैं, कुछ पिंक के आ रहे हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव में जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होती है, यानी कि जो सेल वॉल होती है, इनकी सेल वॉल में जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होती है वो होती है थिक, मोटी होती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट मान लीजिए। दूसरी पॉइंट की हम बात करते हैं, तो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो लिपिड कंटेंट यहाँ पर होगा लो, कम होता है। दूसरी तरफ ग्राम निगेटिव की बात करते हैं तो ग्राम निगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, शॉर्ट में लिख देता हूँ, पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर जो है ये थिन होती है, पतली होती है। और लिपिड कंटेंट जो अगला पॉइंट लिख लेते हैं इसके सामने, लिपिड कंटेंट जो होगा, लिपिड कंटेंट हाई होता है। इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये रही भाई हमारी पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर हुई ऐसे। ठीक है, और लिपिड कंटेंट मान लीजिए ये रहा थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि ये रही पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर हमारी ये। ठीक है, और लिपिड कंटेंट रहा ये वाला यहाँ पर, और ऐसे ही पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर इस तरीके से हमने बना ली, और ये लिपिड कंटेंट है बीच का।
ठीक है, ये बहुत ही पतली पतली मान लीजिए थिन है ये वाली। अब ध्यान से देखेंगे तो उसमें ग्राम स्टेनिंग में सबसे पहले हमने क्या डाला था, क्रिस्टल वॉयलेट डाला था। तो जैसे मान लीजिए इस पर भी डाला, इस पर भी डाला, उसके बाद में आयोडीन डाल ली, इस पर भी डली, इस पर भी डली, उसके बाद में एल्कोहल डाला। एल्कोहल ने जो क्रिस्टल वॉयलेट का जो कलर है वो तो भाई ज़्यादा एरिया इसका है, यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव में इसका है, तो ये तो जू का तो ये पहले जो कलर ले लेगा वही रहेगा। लेकिन जो लिपिड है, लिपिड को क्या करता है वो निकाल देता है, लेकिन लिपिड तो बहुत छोटा सा है, तो मैक्सिमम कलर यहाँ पर क्या था, पर्पल कलर पहले ही आ चुका है उसका, यानी कि ब्लू या पर्पल कलर क्रिस्टल वॉयलेट का पहले ही आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए वो एरिया कम है पेप्टाइडोग्लाइकेन का। अब अल्कोहल जब डाला तो मैक्सिमम जो ब्लू कलर था, पर्पल कलर क्रिस्टल वॉयलेट का, वो इस वाले एरिया में था। अब जब अल्कोहल हमने डाला तो अल्कोहल से सारा ये लिपिड कंटेंट बाहर निकल गया, साथ में कलर भी बाहर निकल गया, लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत ही कम था लिपिड कंटेंट, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ा। बाद में अगला स्टेप क्या डाला, अगला स्टेप हमने पानी धो के उसको सैफरिन डाला पिंक कलर का, तो ये तो पिंक कलर का क्या हुआ, ये तो नहीं लेगा, हल्का सा पर्पल ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो खाली था सब कुछ, तो ये पिंक कलर आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कुछ था ही नहीं। उसके बाद तो हमने कुछ नहीं किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसलिए बैक्टीरिया ही हैं पर्पल कलर के और ये पिंक कलर के ग्राम निगेटिव दिखाई देते हैं। अब यहाँ से ये तो हो रहा हमारे इसके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के बारे में। अब यहाँ पर देखिए तो उसके बाद में अगला जो स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में आप देखते हैं, जो स्टार्टिंग में करा था, उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन आती है। तो सेल मेम्ब्रेन देखिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की लगभग एक जैसी होती है। इसको हम क्या करेंगे, जब यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन का, तो इसको वहाँ पर कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। तो एक जैसी हैं सब। पांचवा हमने साइटोप्लाज्म कहा था, तो बैक्टीरिया के अंदर हमने ऐसे कहा था कि सेल भाई यहाँ पर इस तरीके से साइटोप्लाज्म में कुछ हमने स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाए थे, यहाँ पर ऐसे, और ये राइबोसोम्स वगैरह इस तरीके से। तो हम बोलते हैं कि साइटोप्लाज्म में पहला स्ट्रक्चर हम बोलते हैं मीजोजोम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से। मीजोजोम, तो मीजोजोम क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम, जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये मीजोजोम कहलाता है इसका, बैक्टीरिया का जो भी बनाया था हमने। तो ये क्या है एक्चुअल में, है तो ये क्या, इनफोल्डेड स्ट्रक्चर, एक तरह से इनफोल्डेड स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ फोल्ड हुआ हुआ स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं। अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि ऑक्सीडेटिव एंजाइम यूकैरियोटिक सेल में कहाँ होते हैं, तो आप बोलोगे भाई माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि यूकैरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, ऐसा ही काम प्रोकैरियोटिक में कौन करता है, तो मीजोजोम करते हैं, ठीक है। और फंक्शन क्या है इसके, और फंक्शन क्या है इसके, भाई डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। प्लस हम बोल सकते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनती है। तो ये था मेन स्ट्रक्चर कौन सा, मीजोजोम, जो कि साइटोप्लाज्म में पहला, देखो है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, लेकिन आ कहाँ रहा है, साइटोप्लाज्म में ही तो आ रहा है। उसके बाद में इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या पाए जाते हैं कुछ, अगला ये मीजोजोम खत्म हुआ, अगला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं नंबर 2, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स पढ़ते हैं। तो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स में हम देखते हैं जो कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में है। तो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं भाई, साइटोप्लाज्म में जो स्टोरेज मटेरियल होते हैं वो इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में स्टोर रहते हैं। ये हम कह सकते हैं कि जो रिजर्व मटेरियल, यानी कि जो आगे उसके जैसे फूड है तो उसने रिजर्व करके जो रखेगा, यानी कि रिजर्व मटेरियल जो फ्यूचर के लिए यूज़ के लिए रखेगा जिन चीज़ों को, तो रिजर्व मटेरियल बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में स्टोर रहते हैं। अब ये जो इंक्लूजन बॉडी है जिसकी फॉर्म में इसके रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। अब ये बात ये आती है कि जो इंक्लूजन बॉडी है ये क्यों कह रहे हैं कि भाई एक तो ये फूड को स्टोर करके रख रहे हैं, रिजर्व मटेरियल को स्टोर करके रख रहे हैं,
इनके ऊपर ना वो नहीं पाई जाती मेम्ब्रेन। जैसे हम बोलते हैं कि आलू है, आलू का छिलका उतारिए, बस वो ऐसा रखा हुआ है, तो वो क्या है, वो इस तरीके से मटेरियल, भाई उसमें खाना है, जैसे स्टार्च है, तो ऐसे ही क्या है, तो इसके रिजर्व मटेरियल नॉर्मल साइटोप्लाज्म में ऐसे पड़े हैं बिना मेम्ब्रेन के, ठीक है, स्टोर फॉर्म जो है उनकी वो पड़ी हुई है ऐसे, तो इनको हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। तो ये जो इंक्लूजन बॉडी होती हैं ये दो टाइप की हम देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे हम सिंपल, एक तो होते हैं ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स और एक होते हैं वोलेटिन ग्रैन्यूल्स। तो जो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हैं, भाई ग्लाइकोजन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, तो यानी कि ये क्या स्टोर करके रखेंगे, ये क्या स्टोर करके रखेंगे, स्टोर कार्बोहाइड्रेट। और वोलेटिन जो ग्रैन्यूल्स हैं ये क्या करके रखते हैं, ये फॉस्फेट को स्टोर करते हैं। और फॉस्फेट किस में काम आता है, किसमें काम आता है, एटीपी के फॉर्मेशन पे, यूज इन एटीपी फॉर्मेशन, क्योंकि आपने पढ़ा है फुल फॉर्म इसकी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट का बना हुआ है, तो फॉस्फेट में इसमें स्टोर रहता है, तभी इसके लिए शायद फ़ायदेमंद साबित होते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर और क्या स्ट्रक्चर मिलते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर एक मेन स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका जेनेटिक मटेरियल, जो कि न्यूक्लियोइड है, वो मिलता है। तो हम नंबर 3 में बात करेंगे न्यूक्लियोइड की, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है, या कहें कि इसका न्यूक्लिक मटेरियल है, जो कि किसी भी मेम्ब्रेन से नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए का ये बना हुआ होता है, जो कि एक यहाँ पर एक ये क्रोमोसोमल रीजन बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। जो कि इसका न्यूक्लियोइड कहें, जीनोफोर कहें, या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहें, या क्या कहें, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहें, तो ये सब एक ही चीज़ है इसके लिए, ठीक है। अब चौथे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो कि मैक्सिमम बैक्टीरिया में इस क्रोमोसोम के अलावा, यानी कि न्यूक्लियोइड के अलावा कुछ अलग से जेनेटिक मटेरियल मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड के लिए डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। हम यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल ये होते हैं। यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब मेन क्रोमोसोम से फालतू अलग है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, इसमें खुद रेप्लिकेट करने की प्रोसेस मतलब एबिलिटी पाई जाती है, इसलिए इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट में इनको यूज़ किया जा सकता है अपने जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए। 12th क्लास में बायोटेक के अंदर आता है आपका। और सर्कुलर हैं, गोल हैं, डबल स्टैंडर्ड है, यानी कि इस तरीके से एक तो गोल हैं और ऊपर से डबल स्टैंडर्ड है, ये देखिए इस तरीके से ये डबल स्ट्रैंडेड हैं और सर्कुलर गोल मॉलिक्यूल होते हैं, इनको प्लाज्मिड कहा जाता है। अब यहाँ पर मुझे पता है कि थोड़ा इसको तेज़ी से लेके चले, क्योंकि भाई वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट रहा हो, कोई तेज़ लगा हो, टॉपिक के बीच में स्किप हुआ हो, तो आप हमारा जो बैक्टीरिया का जो 2nd चैप्टर वाला पार्ट है वहाँ पर भी देख सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे से, आराम से और पूरा डिटेल में दिया गया है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि हमने पढ़ा हुआ है, तो एक रिवीजन की फॉर्म में हम यहाँ से लेके चले, लेकिन यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट बैक्टीरिया तक, प्रोकैरियोटिक सेल तक यहाँ पर कंप्लीट किया है। अगर अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ चीज़ समझ में ना आए, तो आप कमेंट करें। यहाँ पर इस लेक्चर में हमने सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक हम पढ़ रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया तक। उसके बाद में अगले लेक्चर से हम यूकैरियोटिक को शुरू करेंगे। यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, वहाँ पर हम सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल की बात करेंगे, और उसके बाद में हम शुरू करेंगे अपने सेल ऑर्गेनेलीज की। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।